students, welcome all of you to my channel MBIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you image formation by convex lens. उत्तल लेंस द्वारा इमेज फॉर्मेशन आज आप जानेंगे। आपने कॉनकेव में पढ़ा, अवतल लेंस में पढ़ा, केवल एक कंडीशन होती है, वस्तु को कहीं भी रखें प्रतिबिंब सदैव बनता है ऑप्टिकल सेंटर O और C के बीच में, F के भी बीच में, O और F के बीच में, और ये छोटा होता है, काल्पनिक होता है और सीधा प्रतिबिंब होता है। लेकिन जो उत्तल लेंस होता है इसमें 6 कंडीशन 6 प्रकार से हम बताएंगे आपको कहाँ रखें तो कैसे इमेज बनेगा। फर्स्ट ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका हो गया फोकस, इधर भी उतनी दूरी पर आपको फोकस बनाना है, और जिसको आप इसका जो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं वो जस्ट 2F पर होता है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका है इधर, उसको हम क्या कहते हैं C1। तो C1 जो होता है जितनी दूरी पर ये OF होती है उतनी दूरी आगे भी होती है, तो इसको हम 2F भी तो कह सकते हैं। आप जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2F होती है, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो हुई, तो इसको हमने 2F कह दिया लेंस में। यहाँ भी इधर हो जाएगा 2F। तो सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर होती है तो उससे आने वाली रेज कैसी होती है? पैरेलल रेज आ रही। वस्तु इस समय कहाँ पर है? अनंत पर। यहाँ पर हम वस्तु की पोजीशन दिखा रहे हैं, क्या है? इनफाइनाइट। तो जो ये पैरेलल रेज आती है ये यहाँ पर एक बिंदु पर फोकस होंगी और ये बिंदु होगा फोकस। अर्थात यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। यह प्रतिबिंब बिंदु के आकार का होगा और वास्तविक होगा। वास्तविक तो सभी होंगे जब डायरेक्ट काट रहा है, डायरेक्ट यहाँ पर काट रही है रेज एक दूसरे को, ये जरूर लगाएंगे, नहीं तो रे डायग्राम नहीं फिर आर्ट बन जाएगी। दूसरी कंडीशन देखिए, फिर वही कंडीशन, ये F है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, फोकस 2F। अब वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे? हम वस्तु को रखेंगे 2F और इनफाइनाइट के बीच में। U है यहाँ पर 2F और इनफाइनाइट के बीच में। ये एक पैरेलल रेज आएगी, जो पैरेलल रेज आती है कहाँ से जाती है? फोकस से। ये फोकस से जा रही है, ये फोकस हो गया। दूसरी रे यहाँ से इंसिडेंट कराई जाती है, हाँ, तो ये यहाँ पर काट दी, ये इमेज बन गया उल्टा वस्तु से सीधा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा और वस्तु से छोटा। AB ये हो गया A', B'। अब ये इमेज उल्टा बनना, सभी इमेज आगे उल्टे बनेंगे, इसका मतलब ये भी बिंदुवत है, लेकिन अगर इसका साइज होता तो ये भी कैसा होता? उल्टा होता है। यहाँ पर हम उल्टा बोल सकते हैं। आप देख रहे हैं जितना ही ऑब्जेक्ट को आप ला रहे हैं लेंस के पास उतना ही इमेज लेंस से दूर हटती जा रही है। हमने थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाया तो इमेज फोकस के थोड़ा सा आगे चली गई, लेकिन 2F के पहले है। ठीक है, अगली कंडीशन, ऑप्टिकल सेंटर हो गया F and 2F। F and 2F। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें? 2F पे। जैसे कि मिरर में हमने कहाँ रखा था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे C पर रखा था, वैसे ही इसको 2F पर आप कह सकते हैं। तो एक ये जो पैरेलल आएगी इसका तो वही गुण है कि फोकस से जाएगी। हाँ, अगर हमारी डिस्टेंसेस इधर उधर की कम ज्यादा हो जाएंगी तो रेज जहां इंटरसेक्ट करनी चाहिए वहां नहीं काटेंगे। अगर आप नाप करके इधर लीजिए 2 सेंटीमीटर, ये 2, ये इधर भी 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, तो अपने आप जहां जाना है फिगर, वो प्रतिबिंब अपने आप जहां जाना है वहां चला ही जाएगा। तो देखिए प्रतिबिंब यहाँ पर आ गया, बहुत अच्छा फिगर नहीं बना हमारा, ये कुछ ना कुछ टेढ़ा हो गया है। जब सीधी रेज खींचोगे तो ये प्रतिबिंब 2F के नीचे ही बनेगा। यहाँ पर 2F बिंदु था, इसी के नीचे प्रतिबिंब बनेगा A', B', क्योंकि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखे थे तो प्रतिबिंब भी कहाँ बना था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बना था। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है किसका? लेंस के लिए, वहां मिरर का था। तो 2F पर जब रखेंगे तो 2F पर ही बनेगा इमेज, और इन दोनों का जो साइज होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन उल्टा और वास्तविक अब भी है। नेक्स्ट कंडीशन, ये डिस्टेंसेस हमारी बिल्कुल नपी हुई नहीं, अगर नाप के डिस्टेंस बनाओगे तो बिल्कुल करेक्ट बनेगा सब कुछ, आपको याद नहीं करना पड़ेगा कहाँ बनेगा। अब रखेंगे 2F और F के बीच में, ये ऑब्जेक्ट हो गई AB। एक किरण जो समांतर आएगी फोकस से ही जाएगी, फोकस से जा रही है। दूसरी किरण यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई जाती है,
अभी आगे जा रही, पता नहीं कहाँ काटेगी, मेरी तो मुड़ गई रेज ना, यहाँ से मुड़ रही है क्योंकि आगे बोर्ड में स्पेस नहीं है। आगे जाएंगे ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये 2f के बाद इंटरसेक्ट करेगी क्योंकि 2f पर इंटरसेक्ट कर चुकी थी, और अब जो इमेज होगी वो क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। आगे कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, अब इमेज बड़ी हो जाएगी ऑब्जेक्ट की अपेक्षा, ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई, और वास्तविक अब भी है, उल्टा प्रतिबिंब अब भी है। 4 हो गई 5 कंडीशन। ऑप्टिकल सेंटर F and 2F, F and 2F। अब कहाँ रख दें, फोकस पे। फोकस पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, एक पैरेलल रेज आएगी जो कि फोकस से होकर के चली जाएगी, और एक किरण यहाँ से आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और दोनों कैसे चली जाएंगी, पैरेलल। जब आप अनंत पर वस्तु को रखे थे तो प्रतिबिंब फोकस पर बना था, अब वस्तु को आपने कहाँ कर दिया है, फोकस पर, तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, और ये बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा जाकर के, और ये भी वास्तविक माना जाएगा। इंटरसेक्ट कर नहीं रही है लेकिन ये भी वास्तविक है और उल्टा ही माना जाएगा क्योंकि सभी कंडीशन इसकी सेम रही है अभी तक। 6 कंडीशन इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसका यूज होता है सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इनमें सब में इस कंडीशन का यूज होता है। ये F हुआ, ये 2F हुआ, ऑप्टिकल सेंटर F and 2F। अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में। तो ये किरण एक जो समांतर जाएगी, ये तो फोकस से ही जाएगी, ये फोकस से ऐसे चली जाएगी। दूसरी किरण यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो ये क्या होगी, फैलती हुई चली जा रही रेज। ये रेज आगे फैल रही है, स्केल से जब सही से सीधी खींचोगे आगे फैल नहीं, मतलब आगे कहीं भी नहीं जा करके ये काटेंगे, इनफाइनाइट पे भी नहीं काटेंगे, तो इनको डॉट डॉट करके आप पीछे बढ़ाएंगे, सीधे बिल्कुल पीछे की ओर बढ़ाएंगे, बिल्कुल सीधी रेज ये बढ़ाएंगे। हमारा बिना स्केल का चल रहा सब कुछ। तो ये जो होगा यहाँ पर इमेज बनेगा, पीछे काटेंगे, और ये इमेज A' B' अब सीधा हो गया, अभी तक उल्टा था, ये सीधा हो गया, काल्पनिक हो गया, वस्तु की ही ओर हो गया। समझ पाए? तो ये 6 कंडीशन होती है उत्तल लेंस में। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि इन 5 में कौन सी कंडीशन कॉमन है, वास्तविक और उल्टा। इनमें 5 में वास्तविक और उल्टा है, और छठी में सीधा और। अब यहाँ पर सीधा है, काल्पनिक है, लेकिन बड़ा है वस्तु से, और अवतल में क्या था, सीधा भी था, काल्पनिक था, लेकिन वस्तु से छोटा था। केवल इमेज के साइज का अंतर है, बाकी उत्तल और अवतल में कंडीशन ये वाली सेम है। ठीक, तो क्वेश्चन यहीं से अक्सर आता है कि किस लेंस में उल्टा, सीधा और प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो उत्तल लेंस अगर सीधा और प्रतिबिंब छोटा कहेगा तो अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक, ये 6 कंडीशन है। अगर आप चाहें तो इनको, नेक्स्ट हेडलाइन आपकी होगी पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, या इसी को कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला। तो पहले तो आप ये जाने, जो हाई स्कूल में आप पढ़ के आए हैं, कि आप लेंस को बनाते थे इस प्रकार से और बीच से किरण को मोड़ देते थे। ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस हो गया। आप क्या करते थे, किरण यहाँ से लाए और बीच से जहां जाना है मोड़ दिए। लेकिन एक्चुअल में ये कंडीशन नहीं होती है, ये रियल कंडीशन नहीं है। रियल कंडीशन है क्या, वो आप पहले जाने। यहाँ से पहले रियल कंडीशन को समझे, तब ये डेरिवेशन समझे। देखो, ये पहला अपवर्तक पृष्ठ है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पर होगा, C1, और ये जो दूसरा पृष्ठ है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पर होगा, C2। ठीक, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए रखी है कहीं पर भी, तो पहले हम यहाँ पर अभिलंब खींच रहे हैं। ये अभिलंब हम खींच दिए हैं इस पृष्ठ, नहीं दूसरे पृष्ठ के लिए बनेगा। पहले पृष्ठ का हम अभिलंब खींच रहे हैं। C1 को थोड़ा और पास कर लो तो इमेज ज्यादा स्पष्ट समझ में आएगी। तो ये अभिलंब हम खींच रहे हैं पहले पृष्ठ का, ये अभिलंब मैंने खींच दिया, ये अभिलंब खींच गया। यहाँ पर कहीं मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखी है O, तो जब यहाँ से किरण कोई आएगी और यहाँ पर आपतित होगी, ये यहाँ पर क्या है, इस पृष्ठ के लिए अभिलंब है, ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बना रही है। तो जब ये प्रकाशित किरण आएगी तो विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करेगी। विरल माध्यम से सघन में कांच में प्रवेश करेगी, तो क्या होगा, किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये किरण अभिलंब की ओर झुक गई, अभिलंब की ओर झुक गई, और ये सीधे बिल्कुल ऐसे चली गई। तो यहाँ कहीं पर इमेज आई बना,
ये किरण यहाँ पर चली गई और इमेज आई यहाँ पर बनना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, ये इमेज आपको देखने को नहीं मिलता है। आपको इमेज देखने को क्या मिलेगा कि जब एयर से ग्लास में आई थी तो अभिलंब की ओर ये किरण झुक गई थी, तो अब ग्लास से एयर में जा रही है, तब भी तो कुछ होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर अभिलंब खींचे, ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका यहाँ पर है C2, तो इस दूसरे पृष्ठ का अभिलंब हम यहाँ पर खींचे, ये दूसरे पृष्ठ का अभिलंब मैंने खींच दिया। तो अब जब ये वाली किरण दूसरे पृष्ठ से क्रॉस करेगी अर्थात सघन से विरल में आएगी, तो अभिलंब ये जा रही थी तो ये अभिलंब से दूर हटेगी ना, अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये किरण ऐसे कहीं पर चली जाएगी मुड़ करके ऐसे, और ये इमेज बनाएगी आई डैश, जो कि हमको देखने को मिलेगा। इसको आई डैश मान लीजिए, इसको आई मान लीजिए। ये प्रतिबिंब हमको देखने को मिलता है, जिसको हम हाई स्कूल में कह देते थे कि यू दूरी पर वस्तु बनी रखी हुई है और वी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। ये तो अभी तक जो हम वी निकालते थे प्रतिबिंब जो ये बना है, तो हम ये देख रहे थे ये वाला दिखता है हमको, और ये प्रतिबिंब हमको दिखाई नहीं देता है। समझ पाए बात को कि रियल सिचुएशन ये है कि ये किरण बीच से मुड़ती ही नहीं है। देखो किरण 3 जगह से मुड़ रही है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इंसिडेंट रे हुई, यहाँ पर अभिलंब है किसका, पहले पृष्ठ का, तो अभिलंब की ओर झुक गई, तो यहाँ से एक बार मुड़ी, फिर किरण जब यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर ये दूसरे पृष्ठ का अभिलंब हुआ, सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, ये अभिलंब का इससे दूर हट गई, तो ये इमेज वास्तव के रूप में हमें देखने को मिलता है, ये पहला वाला इमेज देखने को नहीं मिलता है। ये बात समझ गए। तो अब हम किरणों को बीच से नहीं मोड़ेंगे, हमको क्लियर पता हो गया कि किरण यहाँ से भी मुड़ती है, यहाँ से भी मुड़ती है, ये दोनों सिचुएशन इसकी होती है। तो फिगर को हम साइड में, यही फिगर उधर साइड में बना रहे हैं डेरिवेशन के लिए, बिल्कुल सेम फिगर बनेगा, छोटा सा बनाएंगे। ये हो गया आपका उत्तल लेंस। ये कहीं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी है, तो जब ये किरण एक इंसिडेंट होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका अभिलंब है, मान लीजिए अभिलंब को C से यहाँ पर मिला दीजिए, तो यहाँ से ये किरण आएगी और प्रतिबिंब कहीं पर बनाएगी, इस प्रतिबिंब को हमने मान लिया आई डैश, और ये जो दूरी है ये U है इस समय, और ये दूरी V डैश इसको मान लिया। समझ पाए। पहली कंडीशन, जब पहले पृष्ठ से अपवर्तन होगा तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनना चाहिए था, और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n है। तो यहाँ पर देखिए पहले पृष्ठ से अपवर्तन होने पर अपवर्तन के सूत्र से पहला जो सूत्र आपने ये डेरिवेट किया है, ये अपवर्तन का ही सूत्र था, n/v - 1/u = n - 1/r। ये सूत्र आपने पढ़ा, इसको कहते थे गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, तो इस सूत्र को अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो n तो वो हो गया y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि इसमें किरण जा रही है y से कांच में। v की जगह क्या होगा, v डैश, u की जगह u ही रहेगा, और n की जगह n, r क्या हो जाएगी, r1। पहले प्रश्न की वक्रता दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई। इतनी बात समझ पाए। ये v डैश होगा, लेकिन रियल जो ये v डैश पर प्रतिबिंब बन रहा है, ये तो हमको देखने को मिलता नहीं है। अभी दूसरे पृष्ठ से भी अपवर्तन होगा, ये किरण यहाँ पर आई और यहाँ पर फिर से ये अंदर की ओर झुकेगी। जब यहाँ पर हम अभिलंब खींचेंगे, चलो हम अभिलंब दिखा दें सभी जगह के। ये हो गया C1, ये हो गया C2, डॉट डॉट करके आप अभिलंब को यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये अभिलंब हो गया C1। फिगर बहुत गंदा ना हो रहा, लेंस को मोटा बना लेना, पतला लिखा है लेकिन मोटा बना लेना। ये दूसरा अभिलंब हो गया, तो यहाँ से किरण फिर से झुक जाएगी, ये यहाँ पर कहीं पर बनेगा I, ज्यादा झुका दिया मैंने इसको, ये I। तो अब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब है, और इसकी दूरी यहाँ से कितनी है, V। ठीक है, तो अब दूसरे पृष्ठ से जब अपवर्तन होता है तो दूसरे पृष्ठ के सामने कोई वस्तु तो रखी नहीं है, तो ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब बना था यही इसके लिए वस्तु का काम करता है। दूसरे पृष्ठ, पहले पृष्ठ के सामने ये ऑब्जेक्ट रखी थी, अब दूसरे पृष्ठ के सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये जो इसके द्वारा ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब बना था, ये प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करता है। क्योंकि प्रतिबिंब आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करता है,
वस्तु का काम करता है। तो जब ये वस्तु का काम करेगा तो ये जो v डैश थी ये किसका काम करने लगेगी, u का, ये u का काम करने लगेगी, अर्थात v डैश जो होगी दूसरे प्रश्न के लिए v हो जाएगी। अब क्या हुआ कि किरण तो अभी जब ये वस्तु का काम कर रही है तो इसका मतलब किरण तो वायु से अभी कांच में जा रही है। आपको यहाँ डेरिवेशन में ये भी ध्यान रखना है कि किरण वायु से कांच में जा रही है कि कांच से वायु में आ रही है। तो दूसरे प्रश्न के अगर ये वस्तु है तो इससे रेज जाएगी और उसी का ये फिर से रिफ्लेक्शन यहाँ पर रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो वस्तु वायु से फिर कांच में जा रही है जिसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, तो इसलिए अपवर्तनांक n ही लिया जाएगा, 1/n नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि किरण जा रही है यहाँ से वायु से कांच में। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, फिर से फार्मूला ही लगा दीजिए अपवर्तन के सूत्र से। अपवर्तन के सूत्र से यहाँ पर करेंगे तो n अपान क्या, v डैश की जगह क्या v माइनस u की जगह क्या v डैश ये किसका काम करेगी, u का काम करेगी, इक्वल टू n-1 अपान त्रिज्या कौन सी r2। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, एक मिनट यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा सा गलत हो रहा है। प्रतिबिंब I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करता है और अपवर्तनांक के सूत्र से। यहाँ पर आप लिख लीजिए तो अपवर्तनांक 1/n हो जाएगा। अपवर्तनांक लिया जाएगा, ये जो रेज जो आ रही है कौन सी, अपवर्तित किरण। हम जो अपवर्तनांक लेते हैं वो अपवर्तित किरण के आधार पर लेते हैं। तो अपवर्तित किरण आ रही है सघन से विरल में, ये वस्तु का काम कर रही है, और अपवर्तित किरण आ रही है सघन से विरल में। अभी तक विरल से सघन में थी तो अपवर्तनांक n था, तो जब सघन से विरल में हो जाएगी तो अपवर्तनांक हो जाएगा 1/n। वही जो फार्मूला था 1n2 = 1/2n1 उसके अनुसार। तो यहाँ पर हम थ्योरी में भी लिखवा देंगे, प्रतिबिंब I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करेगा तो अपवर्तनांक 1/n लेने पर, तो यहाँ पर जहाँ n है यहाँ पर हो जाएगा 1/n ये, और यहाँ पर भी हो जाएगा 1/n। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो यहाँ हो जाएगा 1/nv माइनस 1/v डैश इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 1 - n/n r2। अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है। अब दोनों तरफ n से गुणा करने पर, दोनों तरफ n से गुणा करने पर, जब यहाँ n से गुणा करेंगे ये n कट के क्या बचेगा 1/v माइनस यहाँ n से गुणा करेंगे तो हो जाएगा n/v डैश इक्वल टू 1 माइनस n, यहाँ n कट जाएगा बचेगा r2। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। ये यहाँ की बात को समझ पाए। यहाँ पर किरण वायु से कांच में जा रही थी, वहां पर कांच से वायु में जा रही है, इसलिए अपवर्तनांक यहाँ पर बदलना पड़ा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर इक्वेशन 1 + 2, तो लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ दीजिए, n/v डैश माइनस 1/u प्लस ये लेफ्ट हैंड साइड इसका जोड़ दीजिए 1/v माइनस n/v डैश इक्वल टू, यहाँ पर है n-1/r1, यहाँ पर प्लस होगा 1 - n/r2। यहाँ से n/v डैश कैंसिल हो गए, प्लस है एक माइनस है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लो तो ये भी n-1 हो जाएगा, तो n-1 आ जाएगा कॉमन, और यहाँ पर बच जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये सूत्र हो जाता है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1/f, कहाँ पर लिख दिया गया मेन फार्मूला, यहीं पर लिख देते हैं 1/f, क्योंकि हाई स्कूल में पढ़े हो। अब ये v कौन सा, ये रियल प्रतिबिंब है जो हाई स्कूल में आप पढ़ते आए हो, ये रियल प्रतिबिंब है v, जो कि यहाँ पर बनता है, काल्पनिक आपको दिखाई ही नहीं देता है। तो ये हो जाएगा 1/f, क्योंकि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, बराबर आ जाएगा n-1 1/r1 माइनस 1/r2। इसी को कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला। ये कंप्लीट डेरिवेशन। नेक्स्ट हेडलाइन आपका है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। जब हम एक साथ में कोई दो लेंस रख दें, जैसे कि ये एक उत्तल लेंस रखा हुआ है, इसका नाम मैंने कर दिया है L1, लेंस नंबर 1, और दूसरा इसी के साथ रखना है, बिल्कुल सटा करके रखना है L2, ये L2 हो गया।
अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ किसके द्वारा बनेगी, ये मान लीजिए वस्तु यहाँ पर रखी है, ये दूरी इसकी u है, ये पतले लेंस लिए जाते हैं, इसलिए आप u दूरी चाहे यहाँ से नाप लीजिए या इसके बीच से नाप लीजिए। ये पतले लेंस होते हैं इसलिए दूरी आप u यहाँ से नाप लीजिए चाहे इनके बीच से नाप लीजिए, दोनों के दोनों पतले लेंस हैं। यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर इसका है और यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर इसका है, ये स्मॉल o है और ये कैपिटल O ऑब्जेक्ट के लिए मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ पर होगा क्या, जब पहले लेंस द्वारा अपवर्तन होगा, ये किरण यहाँ से आई ये, और पहले पृष्ठ द्वारा जब अपवर्तन होगा तो इसका प्रतिबिंब कहीं यहाँ पर बनना चाहिए था I डैश, अर्थात यहाँ से कितनी दूरी पर, दूरी आप सेंटर से यहाँ से नाप लीजिए, यहाँ से कितनी दूरी पर, V डैश दूरी पर। जब पहले लेंस द्वारा अपवर्तन हुआ है, माना पहले लेंस की फोकस दूरी जो है वो f1 है और दूसरी की फोकस दूरी f2 है, ठीक। तो जब पहले लेंस द्वारा अपवर्तन होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, V डैश पर, और वस्तु कहाँ है, U पर। तो पहले लेंस से अपवर्तन होने पर, पहले लेंस से अपवर्तन होने पर, अपवर्तन होने पर फार्मूला आपका होता है 1/f = 1/v - 1/u। लेंस का सूत्र जो कि हाई स्कूल में पढ़ा होगा, यहाँ डेरिवेशन इसका आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 1/f1 और v की जगह क्या, v डैश, और u की जगह u ही रहेगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब ये प्रतिबिंब क्या करता है, ये प्रतिबिंब, अब दूसरे लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, कोई वस्तु तो है नहीं, तो ये जो प्रतिबिंब होता है ये इसके लिए वस्तु का काम करता है पहले लेंस के लिए, और पहले लेंस से फिर इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो प्रतिबिंब यहाँ पर वास्तविक बनता है, जो कि यहाँ से कितनी दूरी पर है, v दूरी पर। ये हम कहेंगे यहाँ पर कि प्रतिबिंब I डैश दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करता है, वस्तु का काम करता है। तो जब वस्तु का काम करेगा तो ये u हो जाएगा ना, v डैश u की तरह ट्रीट करोगे, और ये अंतिम प्रतिबिंब v बन रहा है, ये दूरी v हो गई, ठीक। तो यहाँ पर आएगा 1/f = 1/v - 1/u। तो f क्या, दूसरे लेंस की फोकस दूरी, v डैश की जगह क्या, v की जगह क्या, ये वाला v, और u अब क्या है, v डैश हो गया, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, जब 1 व 2 को जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड इस पे जुड़ जाएगा, f1 1/f2 बराबर 1/v डैश - 1/u प्लस 1/v - 1/v डैश। 1/v डैश माइनस प्लस कट गया, अब बचा क्या, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v - 1/u, 1/v - 1/u। अब ये v क्या है, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से जो प्रतिबिंब बना है अंत में वो v है, और इन दोनों के लिए वस्तु का काम कौन कर रहा है, u। तो ये जो होगा 1/v - 1/u, ये हो जाएगी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्योंकि ये अंतिम प्रतिबिंब जो है वो इन दोनों का परिणामी है, इन दोनों के द्वारा जो हमें परिणाम प्राप्त हुआ है, तो ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी जो कि 1/f1 और 1/f2 के बराबर है। ये अब अगर यहाँ पर कोई एक अवतल लेंस होता, एक उत्तल एक अवतल होता, अगर ये अवतल होता तो यहाँ पर ये माइनस की फोकस दूरी ले ली जाएगी। न्यूमेरिकल में अगर एक लेंस अवतल है तो माइनस की, जो भी पहला है तो पहली ये फोकस दूरी माइनस की होगी, दूसरा है तो दूसरी माइनस की होगी, एफ जो निकलना है वो निकल आएगा। डेरिवेशन समझ पाए, पहले लेंस के लिए फार्मूला लगा दिया, दूसरे लेंस के लिए दोनों को ऐड कर दिया, डेरिवेशन हो गया। लिखे 2-3 लाइन बस। नेक्स्ट हेडलाइन आपकी है लेंस की फोकस दूरी की माध्यम के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भरता। कहने का मतलब जैसे कि कोई ये माध्यम हम ले रहे हैं मान लीजिए, और इस अलग से माध्यम में अगर हम लेंस को रख रहे हैं तो इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए ये कोई हमने लिक्विड ले लिया है L, जिसका अपवर्तनांक है NL। लिक्विड के अपवर्तनांक को क्या लिया, अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं, तो हमने NL ले लिया है, और ये लेंस है, लेंस का जो कांच है पदार्थ उसके हम Ng ले रहे हैं।
तो किसका कितना अपवर्तनांक हो तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 पॉइंट होते हैं। देखिए, नंबर 1 ये है कि अगर द्रव का अपवर्तनांक, जो द्रव ले रहे हो जिसमें लेंस को डुबोया जा रहा है, अगर इसका अपवर्तनांक कम है कांच के अपवर्तनांक से, अर्थात हम लैंग्वेज यहाँ पर क्या बोलेंगे कि यदि उस द्रव का अपवर्तनांक कम है जिस द्रव में लेंस डुबोया जा रहा है, लेंस की अपेक्षा, यदि लेंस की अपेक्षा उस द्रव का अपवर्तनांक कम है जिसमें लेंस को डुबोया जा रहा है, NL इज लेस देन NG, तो क्या होगा, इस लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। वायु में अगर 20 रही होगी तो वहां 30, 40, 50 कुछ भी हो जाएगी। तो यदि ऐसा होता है तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। आप न्यूमेरिकल में ऐसा देखेंगे कि लेंस की बाहर निकालेंगे फोकस दूरी तो कुछ और आएगी, और जैसे ही किसी द्रव में डुबो करके उसके लिए आप डेरिवेशन करोगे तो वहां पर आपका जो मान निकलेगा फोकस दूरी चेंज हो जाएगी। तो अगर ऐसे द्रव में डुबोया गया है जिसका अपवर्तनांक कम है तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अब अगर इक्वल हो अपवर्तनांक, अगर जितना अपवर्तनांक द्रव का है उतना ही लेंस के कांच का भी अपवर्तनांक हो तो क्या होगा, तो फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, ये समतल लेंस की तरह काम करने लगेगा, तो फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। यदि दोनों का अपवर्तनांक सेम हो जाएगा तो इसमें आपको यही नहीं अंतर रह जाएगा कि कांच कहाँ है और ग्लास लेंस कहाँ है और द्रव कहाँ है, दोनों सेम हो जाएंगे बिल्कुल। मतलब ये जो ग्लास होगा ये भी कांच जैसी ही प्रॉपर्टीज रखने लगेगा, द्रव जैसी प्रॉपर्टी रखने लगेगा अगर दोनों का अपवर्तनांक बराबर हो जाता है। अब अगर लिक्विड का अपवर्तनांक ज्यादा हो जाए, NL किससे ज्यादा हो जाए, लेंस के कांच से, इज ग्रेटर देन NG, तो क्या होता है, तो लेंस की प्रकृति ही बदल जाती है, तो लेंस की प्रकृति ही बदल जाती है। प्रकृति का मतलब क्या समझे, तो प्रकृति ही बदल जाती है। प्रकृति बदलने का मतलब ये हुआ कि अगर ये है उत्तल लेंस तो अब ये अवतल लेंस की तरह काम करने लगेगा, इसकी फोकस दूरी माइनस में आने लगेगी। जब भी यहाँ द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा होगा और कांच का अपवर्तनांक कम होगा तो न्यूमेरिकल में देखोगे उत्तल लेंस लिए होगे और फोकस दूरी माइनस में आ जाएगी, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, वहां पर वो माइनस में ही आएगी। क्यों, क्योंकि हमने लिखा है कि अगर ऐसे द्रव में लेंस को डुबो दिया है जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है तो लेंस की प्रकृति बदल जाएगी, अर्थात अगर उत्तल को डुबोया है तो अवतल की फोकस दूरी निकलेगी माइनस में, अगर अवतल को डुबो दिया है तो उत्तल की फोकस दूरी निकलेगी। और इस दोनों लेंसों पर लागू होता है, ना कि केवल उत्तल पर ही, चाहे अवतल हो या उत्तल हो। अगर द्रव का अपवर्तनांक कम तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, द्रव का अपवर्तनांक बराबर तो फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, और द्रव का अपवर्तनांक अगर ज्यादा हुआ तो प्रकृति बदल जाने का मतलब उत्तल है तो अवतल की तरह व्यवहार करने लगेगा, अवतल है तो उत्तल की तरह व्यवहार करने लगेगा। लेकिन ये पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि न्यूमेरिकल जब हल करोगे तो क्वेश्चन में देख लिया कि n ज्यादा है, लिक्विड का अपवर्तनांक ज्यादा है, तो आपने इसकी वक्रता त्रिज्याएं भी अवतल के अनुसार रख लिया। आप सोच रहे होंगे कि अब तो हमने अधिक द्रव में डुबो दिया है अधिक अपवर्तनांक वाले में, तो ये अवतल की तरह व्यवहार करने लगेगा। तो तुम सोचो अब हम इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी प्लस माइनस बदल लें, अवतल की तरह कर लें, तुम कुछ नहीं अवतल के अनुसार करोगे, जो कुछ अवतल के अनुसार करना है ये लिक्विड करेगा। ये लिक्विड खुद फोकस दूरी माइनस में दिखा देगा, यहाँ से फोकस दूरी माइनस में आ जाएगी, अर्थात उसकी प्रकृति उल्टा अपने आप आ जाएगी, अवतल के उत्तल की बजाय अवतल आ जाएगी। न्यूमेरिकल में तुम कोई परिवर्तन नहीं करोगे, क्योंकि न्यूमेरिकल की लैंग्वेज में तो यही लिखा होगा कि उत्तल लेंस को डुबोया गया है, तो सारी डायरेक्शन वगैरह आप किस अनुसार यूज करोगे, उत्तल के अनुसार, वो रिजल्ट आपको अवतल वाला मिल जाएगा यहाँ से। तो ये 3 पॉइंट है, न्यूमेरिकल में हेल्पफुल है थोड़ा सा।